मुझे बेहद प्यार है। नेपाल से मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, इस वजह से कि ये देश एक गरीब देश है, छोटा देश है। ये दुनिया का क्षेत्रफल के एतबार से, रकबे के एतबार से ये नेपाल 93वां देश है क्षेत्रफल के एतबार से, और आबादी के एतबार से यानी जनसंख्या के एतबार से ये दुनिया का 48वां देश है। नेपाल तकबीर, नारे रिसालत का नाइबे काज़ी नेपाल मुफ्ती शौकत साहब क़िबला, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नेपाल दुनिया के नक्शे पर इतना खूबसूरत है, इतना सुंदर है कि अगर आपको मालूम हो जाए इसकी सुंदरता के बारे में, इसकी खूबसूरती के बारे में, तो आप दूसरे मुल्कों को, स्विट्जरलैंड को भूल जाएंगे। अक्सर लोग जो तराई इलाके में रहते हैं उनको पता नहीं है कि नेपाल के अंदर जी नेपाल के सुंदरता के बारे में मालूम नहीं है लोगों को, क्योंकि ज़्यादातर लोग तराई इलाके में रहते हैं। नेपाल की जब हम ज़मीन की तकसीम करते हैं तो हिमालयाई इलाका होता है जो सबसे उत्तर में, उसके बाद पहाड़ी इलाका शुरू हो जाता है जो उससे दक्षिण में, फिर उसके बाद तराई इलाका शुरू हो जाता है जो उससे भी दक्षिण में। 3 हिस्सों में हम यहाँ की ज़मीन को बांट सकते हैं। उसमें से तराई इलाका जिसमें हम रहते हैं, ये मैदानी इलाके को तराई इलाका कहते हैं, जो बिल्कुल सपाट है। यहाँ आपको वो सुंदरता नजर नहीं आता, पहाड़ नहीं है, झरने नहीं हैं, झील नहीं है, और उसके बाद नामचे बाजार की तरह जगह नहीं है, और गोरखा के पोखरा के फेवताल जैसी झीलें यहाँ नहीं है। लेकिन जब आप अंदर जाएंगे, पोखरा का फेवताल देख लेंगे, जोमसंग देख लेंगे, नामचे बाजार देख लेंगे, गोरखा देखेंगे, काठमांडू वैली का जब आप सफर करेंगे तो आपको इसकी सुंदरता का और प्रकृति का जो हुस्न है वो आपको देखने में मिलेगा। नेपाल इतना खूबसूरत है कि नैनीताल और इधर बिहार में राजगीर और उसके बाद स्विट्जरलैंड आप भूल जाएंगे। अल्लाह ताला ने आपको इस देश में पैदा किया। ये देश वीरों का, जवानों का, बहादुरों का देश रहा है। जानते हैं नेपाल सूफी संतों का देश रहा है। इस देश का नाम नेपाल क्यों रखा गया, हम इस पर भी बात करेंगे। नेपाल का जिक्र कहां कहां आया है, नेपाल का उल्लेख किस किस किताब में आया है, वो हम आपको बताएंगे। आज मैं अपने गांव के वासियों को ये बताना चाहता हूं कि आप जिस देश में रहते हैं वो देश एक महान देश है, वो एक शक्तिशाली देश है। ये साउथ एशिया की 5वीं सबसे बड़ी फौज नेपाल की फौज मानी जाती है। 1955 से ये हमारा नेपाल सार्क कंट्रीज का मरकजी स्टेट रहा है। सार्क ममालिक, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका यह मरकज रहा है नेपाल, सेंटर नेपाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नेपाल नारे तकबीर, नारे रिसालत, हमारा प्यारा नेपाल, हमारा प्यारा नेपाल। बोलिए जिंदाबाद आप लोग भी, हमारा प्यारा नेपाल, नारे तकबीर। माशाअल्लाह हज़रत, वाह सुभान अल्लाह, वाह बहुत अच्छा। आपको मालूम होना चाहिए कि नेपाल का उल्लेख यानी नेपाल का जिक्र कहां कहां आया है। सबसे पहले नेपाल का उल्लेख अथर्ववेद के अंदर आया है।
नेपाल को अथर्ववेद के अंदर जो हिंदू मजहब की सबसे यानी बड़ी पवित्र किताब मानी जाती है, ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आता है। अथर्ववेद के अंदर नेपाल को कंबल एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क कहा गया। इसके बाद इसका जिक्र उपनिषद में आता है, पुराण में आता है। नेपाल का जिक्र कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किया है। और उस जमाने में जब क्रांति राजाओं का दौर था, क्रांति राजाओं के युग में नेपाल जड़ी बूटी के मामले में पूरी दुनिया के अंदर फेमस था। यहाँ की जड़ी बूटी पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट की जाती थी। उस दौर में नेपाल का जिक्र नेपाल की जड़ी बूटी के जरिए से अर्थशास्त्र के अंदर कौटिल्य ने सबसे पहले किया। अर्थशास्त्र जानते हैं कितनी अहम किताब है। नेपाल हिंदुस्तान की प्राचीन इतिहास को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसको आपको अर्थशास्त्र पढ़ना पड़ेगा। नेपाल का जिक्र प्राचीन साहित्यों में मौजूद है। नेपाल का जिक्र प्राचीन वेदों में मौजूद है, अथर्ववेद में है, उपनिषद में है, समुद्रगुप्त इलाहाबाद के कतबात में भी नेपाल का जिक्र मौजूद है। मेरे बुजुर्गों और मेरे मोहतरम सामईन, नेपाल के अतीत में एक शक्तिशाली देश होने के लिए इतना काफी है कि किरांत नस्ल के 7वें राजा कैली ने महाभारत के अंदर अर्जुन से युद्ध किया था। महाभारत में अर्जुन से युद्ध करने वाला जो राजा था उसका नाम गैली है और उसका ताल्लुक नेपाल से था। इससे पता चलता है कि नेपाल प्राचीन काल में भी और उसके बाद मध्य काल में भी एक बहुत ही शक्तिशाली देश रहा है। यह अलग बात है कि बाद में चलकर लोगों ने इस इतिहास को गुम कर दिया और आत्मनिर्भर देश होने के बजाय वो डिपेंडेंट मुल्क हो गया। मेरे बुजुर्गों, नेपाल को नेपाल क्यों कहा जाता है? इस सिलसिले में बहुत सारी बातें किताबों में मौजूद हैं, इसका उल्लेख मौजूद है। नेपाल बना है ने से और पाल से। ने अलग है और पाल अलग है। आपको मालूम होगा, जिनकी नजर इतिहास पर है उनको पता होगा कि नेपाल में किस किस वंश के राजाओं की हुकूमत रही है। नेपाल पर सबसे पहले जिस वंश या नस्ल के राजा ने हुकूमत की उसका नाम है गोपाल वंश। ये भी इंडिया से आया हुआ था। गोपाल वंश के राजा ने सबसे पहले इस पर हुकूमत की और उसने भक्तामन नाम के आदमी को इस देश का सबसे पहला राजा बनाया। और उस जमाने में एक साधु था जिस साधु का नाम था ने। राजा बनाने वाला आदमी वो साधु था जिसके नाम पे वो संत था, उसका नाम ने था। ने का माना अक्लमंद होता। और चूंकि वो गोपाल नस्ल का था, गोपाल वंश का था, इस वजह से ने और गोपाल के पाल को मिला के नेपाल बनाया गया। दूसरा उल्लेख ये है कि ने का माना निवारी जुबान में सेंटर होता है। जो नेपाल की असल पहाड़ी कौम है निवारी, उसमें ने का माना सेंटर और पाल का माना मुल्क होता है। तो नेपाल का मतलब सेंटर में मुल्क, बीच में जो मुल्क हो। चूंकि ये चाइना और इंडिया के दरमियान है, इसी वजह से इसको नेपाल कहा जाता है, बीच सेंटर में। तीसरा उल्लेख ये बयान किया गया कि ने का माना तिब्बत की जुबान में घर होता है और पाल का माना ऊन होता है। नेपाल का माना ऊन का घर। चूंकि ऊन की पैदावार यहाँ बहुत ज्यादा होती थी, कंबल बनाए जाते थे, इस वजह से इसको नेपाल कह दिया गया।
डॉक्टर दिल्ली रामन रेग्मी ने अपनी किताब में इसको बयान किया है। आप इसका एंशियंट नेपाल पढ़ लीजिए, 4 वॉल्यूम में उनकी किताब मौजूद है। एंशियंट नेपाल, मिडवल नेपाल, मॉडर्न नेपाल। अल्हम्दुलिल्लाह हमने चारों वॉल्यूम को पढ़ा है, स्टडी किया है, उसके बाद ये हिस्ट्री लिखी है। तो ये बात थी नेपाल कहने के बारे में। हमारा मुल्क जानते हैं ये इतना बड़ा है कि उत्तर कोरिया, फिलिस्तीन, कुवैत, कतर, श्रीलंका, इन देशों से बहुत बड़ा है नेपाल, और कतर से तो 13 गुना बड़ा है। आज यहाँ के लोग कतर में जाते हैं रोजगार हासिल करने के लिए, मुलाजमत जॉब करने के लिए, लेकिन आपको मालूम होगा कि कतर आपसे 13 गुना छोटा है। कतर का जो क्षेत्रफल है वो 11,000 कुछ किलोमीटर है, और नेपाल का जो क्षेत्रफल है 1,81,000 से ज्यादा किलोमीटर है। नेपाल का क्षेत्रफल 1,47,181 मुरब्बा किलोमीटर है, और कतर का जो क्षेत्रफल है वो इससे बहुत कम है, 11,427 किलोमीटर। कतर नेपाल से आबादी के एतबार से ये 32 गुना छोटा है, नेपाल 32 गुना बड़ा है जनसंख्या के एतबार से। ये बताइए फिर भी कतर क्यों तरक्की कर रहा है? एक छोटा देश होने के बावजूद वो तरक्की करता है, इसलिए कि उनको अपनी जीवन का मकसद मालूम है, उनको मंजिल का पता है, हमें कहाँ जाना है, और आपको अपनी मंजिल का पता ही नहीं है। जिस मुल्क के अधिकांश आबादी यानी ज्यादातर लोग जाहिल हों, अनपढ़ हों, वो मुल्क कभी भी तरक्की की दौड़ में आगे नहीं बढ़ सकता। अगरचे आप तादाद के एतबार से ज्यादा हैं, लेकिन तरक्की के एतबार से पीछे हैं। आज मैं आपसे बात करना चाहूंगा, एक तो नेपाल को बहैसियत स्टेट, बहैसियत मुल्क क्या चैलेंज है, और दूसरी इस मुल्क के जो मुसलमान हैं उनको, उनके लिए क्या समस्याएं हैं, और उनको किस तरह से आगे बढ़ने की जरूरत है। आज हमारा ये जो सभा है ये हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का एक नक्शा पेश करता है, और भेदभाव की तमाम तफरीक को खत्म करता है कि हम दोनों इस समाज के एक अटूट अंग हैं। और मैंने शुरू से देखा है, जब से हमने आंख खोली है, यहाँ हिंदू मुस्लिम समाज के दरमियान कभी भी ऐसा वातावरण पैदा नहीं हुआ कि हमेशा के लिए दुश्मनी पैदा हो जाए। और गांव में ऐसा होता है, लेकिन यहाँ के लोगों ने हमेशा समझदारी का सबूत पेश किया, और हिंदू मुस्लिम भावनाओं को कभी भी फरोग नहीं दिया, बल्कि इत्तेहाद और शांति के साथ अपने आप को रखा। मेरे बुजुर्गों, यही शांति और यही आपका इत्तेहाद और यही यकसानियत बात में भी बाकी रहनी चाहिए। कौमें उस वक्त ताकत पर बनती हैं जब वो घर से मजबूत हो। अगर आपके घर में ही फूट होगा तो आप कमजोर हो जाएंगे। आज हम और आप दोनों को एक साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर एक तरफ रामकृष्ण यादव जी इस मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं सियासत के प्लेटफार्म से, तो दूसरी तरफ काजी नेपाल हैं जो इस मुल्क का नाम पूरी दुनिया के अंदर, पूरे नेपाल के अंदर रोशन कर रहे हैं। गांधी जी ने कहा था, एक मशहूर बात याद आ गई मुझे हिंदुस्तान के बारे में। आज हिंदुस्तान में संप्रदायिकता की फजा पैदा की जा रही है
और वहां के लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है और बांटने का यह काम बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स कर रहे हैं। संप्रदायक के खिलाफ हमको आवाज उठानी पड़ेगी। गांधी जी ने कहा था, बैरिस्टर थे वो, लंदन से पढ़ के आए थे, 27 साल तक अफ्रीका में वकालत की थी। उनके इतिहास को आप पढ़िए। गांधी जी ने एक मौके पर कहा था कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान इस देश की दो आंखें हैं। जो इस देश की किसी आंख को फोड़ेगा वो खुद अपने आप को फोड़ेगा। मैं कहता हूं आज नेपाल के स्टेज से कि इस मुल्क के अंदर हिंदू और मुसलमान दोनों इस मुल्क के पावर हैं, दोनों इस मुल्क की आंखें हैं, दोनों इस मुल्क के दो बाजू हैं। अगर इनमें से कोई कमजोर हो गया तो मुल्क कमजोर हो जाएगा, देश बिछड़ जाएगा। इसलिए अगर देश को बचाना चाहते हैं, आगे की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो हिंदू मुसलमान दोनों को आपस में मिल के आगे ले जाना पड़ेगा। जो लोग ये समझते हैं कि सिर्फ हम हिंदू मुसलमान में आपस में लड़ाकर हुकूमत कर लेंगे या हम सत्ता में आ जाएंगे, वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। याद रखें, तारीख अपने आप को दोहराती है, तारीख हमेशा दोहराई जाती है। आज अगर आप गलती करेंगे तो इसका खमियाजा आपकी नस्लों को भुगतना पड़ेगा। यहाँ टैलेंट की कदर होनी चाहिए। ये मुल्क उसी वक्त तरक्की करेगा जब इसका हर वर्ग तरक्की करेगा। जब आधुनिक नेपाल के अंदर हर समुदाय को, हर तबके को उसकी जनसंख्या के एतबार से इख्तिदार में, लीडरशिप में हिस्सा मिलेगा, तब ये मुल्क तरक्की करेगा, हर समाज तरक्की करेगा। लेकिन अगर किसी समाज को कुचल दिया गया, बैकवर्ड रख दिया गया, तो इससे मुल्क तबाह हो जाएगा। नेपाल जहां अपने अंदर बहुत बड़ी शक्ति रखता है, दुनिया का 2% यानी 2% से ज्यादा पानी सिर्फ नेपाल के ग्लेशियर से तैयार होता है। यहाँ के पहाड़ों से जो पानी निकलता है वह दुनिया का 2% से भी ज्यादा है। इतना विशाल शक्तिशाली ऊर्जा वाला ये मुल्क है। अगर यहाँ बिजली तैयार की जाए तो खुद नेपाल अपने पड़ोसी मुल्कों को बिजली सप्लाई कर सकता है। और आज हमारे नेपाल में जो महंगाई बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से लोगों का जीना दोबर हो रहा है और लोग विदेश जाने पर मजबूर हैं, उसका कारण क्या है, उसकी वजह क्या है? मैं अपने नेताओं से, अपने सियासतदानों से, अपने मुल्क के हुक्मरानों से ये बात करना चाहता हूं कि आखिर जब नेपाल के अंदर इतना ऊर्जा है, नौजवानों का मुल्क है, तो फिर ये गरीबी की तरफ क्यों आ गया? साउथ एशिया की 5 गरीब मुल्कों की लिस्ट में पहले नंबर पे नेपाल आता है। इसकी करेंसी इतनी कम है, आप दूसरे मुल्कों में जाएं तो आपका सर झुक जाता है बजाय फख्र होने के। एक मजदूर मुल्क की हैसियत से नेपाल जाना जाता है। यहाँ सिर्फ लेबर पैदा होते हैं। कतर चले जाएं, सऊदी चले जाएं, मलेशिया चले जाएं, लेबर वाला मुल्क है। सस्ते पैसे में लेबर तैयार होता है। आपने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स क्यों नहीं तैयार किए? साइंटिस्ट क्यों नहीं तैयार किए? विद्वान क्यों नहीं तैयार किए? कि आपका देश एक साइंटिस्ट की हैसियत से, आपका देश डॉक्टर पैदा करने वाले की हैसियत से, आपका देश इंजीनियर पैदा करने वाले की हैसियत से जाना जाता। ऐसा क्यों नहीं हो सका? 28 मई 2008 नेपाल के लिए
ये जमहूरियत, इंडिपेंडेंसी, ये जमहूरियत की तारीख है। इससे पहले की जो तारीख है, जो लंबी तारीख 4000 साल की है, जहां बादशाहों ने, राजाओं ने इस देश पर हुकूमत की। गोपाल वंश के राजा ने हुकूमत की, फिर उसके बाद महेशपाल का जमाना आया, उनके 4 राजा हुए, उन्होंने हुकूमत की। फिर उसके बाद क्रांति नस्ल के राजा आए, क्रांति वंश के 29 राजा हुए जिन्होंने इस देश पर हुकूमत की। फिर उसके बाद लिच्छवी काल आया, लिच्छवी काल में ये देश बहुत आगे बढ़ा, तरक्की की ओर गया। उसके बाद फिर यहाँ पर सूर्य वंश की हुकूमत आई, फिर सुमा वंश की हुकूमत आई, फिर उसके बाद ठाकुरी वंश जो राजपूतों का एक खानदान था उसने हुकूमत की। फिर उसके बाद मल्ला वंश का जमाना आया। मल्ला वंश के जमाने में ज्यादातर तादाद में नेपाल में मुसलमानों की एंट्री हुई, उसमें भी रत्नमल और उसके बाद बहादुरमल, इनके जमाने में बड़ी तादाद में नेपाल में मुसलमानों ने एंट्री किया है। कश्मीर से आए, तिब्बत से आए, इंडिया के बहुत सारे इलाकों से आए। अब जो काल चल रहा है, 28 मई 2008 को 601 रुकनी अरकान असेंबली ने इस बात पर दस्तखत किया कि नेपाल अब राजतंत्र नहीं होगा, बल्कि ये एक आजाद रियासत होगा, जमहूरियत होगी, डेमोक्रेसी होगी। तो डेमोक्रेटिक मुल्क होने पर उसने एग्रीमेंट किया और उसके बाद बादशाह का खात्मा हो गया। मैं देख रहा हूं कि 2008 के बाद मुल्क फिर एक दूसरे रास्ते पर आया। 10 साल ऐसे गुजरे हैं, 2001 से लेकर 2010 तक, जब उथल पुथल रही नेपाल के अंदर। माओ नवाज कम्युनिस्टों के जरिए से मुल्क में एक अफरा तफरी का एक माहौल पैदा हुआ। एक लंबी तारीख है उसकी, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, जिसमें तकरीबन 10,000 लोगों की जाने गई। 7 साल लग गए यहाँ के संविधान को तैयार होने में। 7 साल कुछ महीनों की तैयारी के बाद यहाँ का संविधान तैयार किया, और वो संविधान जो लिखा गया इतना मजबूत संविधान है कि अगर इसके अनुसार देश को चलाया जाता है, शासित किया जाता है, तो मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ नेपाल सोने की चिड़िया बन सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इस संविधान के अंदर जो 2015 में 2072 साल विक्रमी में नेपाल की पार्लियामेंट से पारित किया गया, यह ऐसा संविधान है जिसमें देश के हर समुदाय को, हर मजहब के लोगों को, हर रंग नस्ल के लोगों को बगैर किसी भेदभाव के बराबरी का दर्जा दिया गया है। आप बराबरी के शहरी हैं, आपको कोई हटा नहीं सकता। आपका उतना ही हक है जितना हक किसी और मजहब के मानने वालों का है। अगर आपने तरक्की की और आपने मेहनत की, तो जिस तरह यहाँ के हमारे हिंदू भाई प्रधानमंत्री बन सकते हैं, अगर नेपाल का मुसलमान भी उतना आगे बढ़ेगा तो भी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या इस बात में कोई शुबा है, कोई डाउट है? ये आपका संविधान ये आपको हक देता है। उर्दू जुबान जो उलमा ज्यादा बोलते हैं, इसको भी इसमें शामिल किया गया है। उर्दू जुबान को संवैधानिक तौर पर मुल्क का एक खास जुबान करार दिया गया है। इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। नेपाल पीछे क्यों हो गया? जब इतनी चीजें नेपाल के अंदर मौजूद हैं, नेपाल के पहाड़ों में, जंगलों में यूरेनियम फैला हुआ है, यूरेनियम जिससे एटम बम बनाया जाता है। नेपाल के पहाड़ों में कोयले के जखायर मौजूद हैं, सोने मौजूद हैं, बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। जड़ी उत्पादन करने वाला बहुत बड़ा मुल्क नेपाल है। फिर ये पीछे क्यों आ गया? उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि हम लोगों ने हमेशा दूसरे मुल्कों पर इन्हिसार किया,
दूसरे मुल्कों की तरफ आंख उठाकर देखा कि फला मुल्क हमें दान दे देगा तो उससे हम अपना मुल्क चलाएंगे। आत्मनिर्भर की पॉलिसी हमारे सियासतदानों ने कभी इख्तियार नहीं की। अगर नेपाल को आत्मनिर्भर कर दिया जाए तो नेपाल की तारीख बदल सकती है। आज हम दान पर, किसी मुल्क से दिए गए खैरात पर मुल्क को चला लेंगे, लेकिन कल का जब इतिहास लिखने वाला आएगा तो लिखेगा कि ये तो ऐसे लोगों का देश है जो चंदा खा जाते थे और जो पैसा आता था उसको गबन कर जाते थे, देश की तरक्की के लिए काम नहीं किया। आज अगर देश के अंदर कारखाने खोल दिए जाएं, बड़ी तादाद में फैक्ट्रियां खोल दी जाएं, तो रोजगार के लिए हमको कतर और दुबई नहीं जाना पड़ेगा। आज अगर आप चाहते हैं कि नेपाल एक शक्तिशाली देश बन जाए, इकोनॉमिकल एतबार से मजबूत हो, तो मुल्क के अंदर कारखाने बनाने पड़ेंगे, फैक्ट्रियां खोलनी पड़ेंगी, और जो कंपनियां बाहर से आकर काम करनी चाहती हैं उनको आपको जगह देनी पड़ेगी। हमें दूसरे मुल्कों पर बहुत कम इन्हिसार करना चाहिए, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अनाज से लेकर गाड़ियों तक और सुई से लेकर हवाई जहाज तक तमाम चीजें, हत्ता के नमक तक हम विदेशों से मंगाते हैं। जब विदेश की तमाम चीजें इस्तेमाल करेंगे, इंडिया से आएगा, यूरोपियन कंट्री से आएगा, चाइना से आएगा, जापान से आएगा, तो उसका रेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? आप क्या पैदा करते हैं? आपके मुल्क की पैदावार क्या है ये बताइए। जीडीपी आपकी कम होती चली जा रही है। जिस मुल्क की जीडीपी की कम हो जाएगी, यकीनन वो मुल्क गरीब हो जाएगा। मैं उसकी एक मिसाल पेश करना चाहता हूं। जीडीपी के एतबार से दुरूद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना मौलाना मलजाना मुहम्मद मअदनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक सलीम। 2016 के रिकॉर्ड के मुताबिक नेपाल की जीडीपी, द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसको जीडीपी कहा जाता है। इसकी जो शरह थी 21 बिलियन आशारिया 14, ये नेपाल का एक वैल्यू है मजमूई एतबार से, जो 21 बिलियन थी। 14.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर ये नेपाल की जीडीपी थी, जबकि 2012 में इसकी जीडीपी थी 17 बिलियन अमेरिकी डॉलर। इसके बाद 2018 के जीडीपी रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल का जो मजमूई उत्पादन है, पैदावार है, ये पूरी दुनिया के वैल्यू का 0.03% है। बताइए, इतना कम है। 2010 में जो इंटरनेशनल सर्वे हुआ उसमें यह बताया गया कि 25% नेपाली शहरी ये खत्ते इफलास से यानी गुर्बत के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। 25% नेपाली शहरी। अब एक मैं उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहता हूं। नेपाल दुनिया का 150वां एक्सपोर्टर मुल्क है जो अपने माल को एक्सपोर्ट करता है। 2015 में नेपाल ने 909 मिलियन अमेरिकी डॉलर का माल बाहर भेजा था, एक्सपोर्ट किया था। 909 मिलियन। उसने इंपोर्ट कितना किया, मंगाया कितना अपने मुल्क में? उसकी तादाद जो बयान की गई है वो 6 बिलियन 61 आशारिया, यानी 61.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का माल नेपाल में इंपोर्ट किया गया। इसका नुकसान कितना हुआ? नेपाल को कम से कम 5 बिलियन से ज्यादा का लॉस हुआ एक साल के अंदर।
5 बिलियन, 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 1 बिलियन 1 अरब को कहा जाता है। 1 अरब को 1 बिलियन कहते हैं। 1 बिलियन डॉलर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर लॉस हो गया नेपाल को, यानी 10वां हिस्सा से भी ज्यादा नेपाल ने खसारा उठाया, नुकसान हुआ। इस एतबार से ये बताइए कि नेपाल तरक्की की ओर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ आएगा। इसलिए मैं यहाँ के हुक्मरानों को ये मशवरा देना चाहता हूँ कि आप इंडिपेंडेंसी की पॉलिसी इख्तियार करें, वरना ये मुल्क गरीब हो जाएगा और फिर नस्ल की नस्ल मजदूर पैदा होगी। हम एजुकेशन पर ध्यान दें, अपने मुल्क को आगे बढ़ाएं। आज अगर हमारे बच्चे जो कतर में, सऊदी में कमाने के लिए जाते हैं, अगर उनके पास आधुनिक शिक्षा होती, हायर एजुकेशन उन्होंने प्राप्त किया होता, तो उनको लेबर में नहीं रखा जाता, ईंट ढोने में नहीं लगाया जाता, बल्कि उनको ऑफिसर बनाया जाता, मुदीर बनाया जाता, डायरेक्टर बनाया जाता, उनकी सैलरी अच्छी होती। तो ओवरसीज जो नेपाली हैं, उसकी वजह से ये देश आगे बढ़ता, मजबूत होता। आज हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है कि पूरे मुल्क के अंदर सिर्फ 9 यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं आला तालीम के लिए। इतने बड़े संख्या में 2.25 करोड़ की हमारी संख्या है और उसके अंदर सिर्फ 9 यूनिवर्सिटीज। ये बहुत ही हमारे लिए अफसोस की बात है। नेपाल गवर्नमेंट को फौरन इस पे एक्शन लेने की जरूरत है, वरना ये और पीछे चला जाएगा। आज हमारे उलमा शिक्षा लेने के लिए इंडिया में जाते हैं, दूसरे देशों में जाना पड़ता है। नेपाल की गवर्नमेंट का हक बनता है कि मुस्लिम समुदाय के लिए, उलमा बिरादरी के लिए आधुनिक शिक्षा का मुल्क के अंदर इंतजाम करें, मदरसों को ऐड करें, मदरसों को भी आधुनिक शिक्षा से जोड़ें और इसका जो सिलेबस है ऐसा तैयार करें कि एक तरफ अगर उनके पास धर्म की शिक्षा हो, तो दूसरी तरफ वो यहाँ के ITI की तरफ भी जा सकें, नेपाल में SP DSP बन सकें और दीगर शोबों में यहाँ के उलमा जा सकें। उलमा के अंदर टैलेंट छुपा हुआ है। ये उलमा बिरादरी है जिसको हम मौलवी कहते हैं, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। इनके अंदर टैलेंट भरा हुआ है, मगर अफसोस ये है कि इनके टैलेंट का इस्तेमाल हमारा मुल्क नहीं कर पा रहा है। इनको अपने टैलेंट का इस्तेमाल करने के लिए विदेशों में जाना पड़ता है, इंडिया जाना पड़ता है, कतर जाना पड़ता है। काश अगर हमारी ये गवर्नमेंट यहाँ के उलमा के टैलेंट को समझ ले, इनकी प्रतिभा से फायदा उठाएं, तो ये देश कमजोर देश नहीं होगा, बल्कि हम सारे विद्वान मिलके, सारे उलमा मिलके इस देश को तरक्की की तरफ ले जाएंगे, ताकि तारीख के पन्नों में इस देश के नाम को सुना जाए। जरूरी बात कह लेते हैं, साउंड थोड़ा बढ़ाएं, दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी बात आपको समझ में आ रही है या सोने लग गए हैं? मैं कोई भड़काऊ भाषण करने वाला, जज्बाती स्पीच देने वाला आदमी नहीं हूँ, बल्कि मैं आपको आपका आईना दिखाना चाहता हूँ कि आप कितने पानी में हैं, आपका चेहरा क्या है। हम लोग जब विदेशों का सफर करते हैं तब हमें पता चलता है कि नेपाल को लोग किस नजरिए से देख रहे हैं। मैं इराक गया था 2019 में, मेरा इराक का सफर हुआ। बगदाद शरीफ, नजफ अशरफ, काज़मीन, मदियन, करबला। जब वहाँ के स्कॉलर्स से, उलमा से हमारी भेंट हुई, मुलाकात हुई, जब मैंने उनको बताया कि मेरा ताल्लुक नेपाल से है, तो उन्होंने पूछा क्या नेपाल में भी मुसलमान रहते हैं?
क्या नेपाल में भी इस्लाम है? तो मैंने कहा हाँ, नेपाल में बड़ी तादाद में मुसलमान बसते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इराक की लाइब्रेरी में हमने अपनी पुस्तक पेश की और कहा अब इसको पढ़ें, ये हमारी किताब है। आपकी किताब नेपाल में इस्लाम की तारीख, नेपाल में इस्लाम की तारीख कनाडा की लाइब्रेरी में मौजूद है, हॉलैंड की लाइब्रेरी में मौजूद है, इंग्लैंड की लाइब्रेरी में मौजूद है, यूके, और उसके बाद अरब शरीफ के अंदर मौजूद है, इराक की लाइब्रेरी में मौजूद है। इतने देशों में आपकी किताब पहुंच चुकी है। आपके नाम, मुल्क का नाम इतने देशों में रोशन हो चुका है। सिर्फ जरूरत इस बात की है कि हम जैसा चाहते हैं, नेपाल को जैसा देखना चाहते हैं, वो अपने आप को भी उसमें रूपांतरित करे, अपने आप को भी उसमें बदले, अपने आप को ढाले। ऐ लोगों, गफलत का वक्त नहीं है, वक्त बहुत ज्यादा गुजर चुका है। हम अपने आप को समझें। हम अपने पैसे को सिर्फ ईंट बालू मिट्टी में दफन कर देते हैं। कतर जाने के बाद पैसा कमा कर जो आते हैं, हम उसे मकान बनाने में खत्म कर देते हैं। हमें उस पैसे के कम से कम 25% हिस्से का इस्तेमाल एजुकेशन पर करना चाहिए। आज मुस्लिम कौम जो पिछड़ी हुई है, या हमारी हिंदू कौम की भाई बात हो, एजुकेशन की वजह से पिछड़ी हुई है। अगर इनको सही तालीम मिल जाए तो ये अपना रास्ता खुद बना लेगी। तो काफी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। न हो मायूस ऐ इकबाल, अपनी किश्ते वीरा से जरा नम होती है मिट्टी, बड़ी जरखेज है। आज भी हम इनकलाब पैदा कर सकते हैं, मगर इनकलाब पैदा करने के लिए आपको जिंदा होना पड़ेगा। जो कौमें मर जाती हैं वो तारीख का हिस्सा बनती हैं, लेकिन जो कौमें जिंदा होती हैं वो अपनी तारीख खुद बनाती हैं। आपको अपनी तारीख बनानी होगी। क्या आप मेरे साथ अहद करते हैं कि हम शिक्षा के मैदान में लड़ाई लड़ेंगे, शिक्षा के लिए अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे? हाथ उठाकर जवाब दीजिए। सारे लोग हाथ उठाओ। कौन लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं? हाथ उठाएं। 18 साल की उम्र पहुंचती है, पासपोर्ट तैयार हो जाता है। 18 साल की उम्र में बगैर तालीम के पासपोर्ट तैयार करके सऊदी, कतर, कहां कहां भेज देने से क्या ये आपका खानदान या आप तरक्की कर जाएंगे? आपका शुमार जाहिलों में होगा, इलिटरेट में होगा। 18 साल की उम्र पढ़ाई की उम्र होती है। 25 साल तक कम से कम कंटिन्यू अपने बच्चों को पढ़ाइए। उसके बाद जब आपका बच्चा जाएगा तो अच्छी नौकरी पाएगा। मेरे सरकार ने फरमाया था, उतलुबुल इल्म वलौ बिस्सीन, इल्म हासिल करो अगर तुम्हें चाइना तक जाना पड़े। चाइना कहाँ था? हदीस में आया है चाइना, क्योंकि 7वीं, 6ठी और 7वीं सदी ईस्वी का जो जमाना है, मुर्रिखीन लिखते हैं कि चाइना की टेक्नोलॉजी बहुत ऊपर थी। चाइना में आज से 2000 साल पहले कागज की फैक्ट्री तैयार हो गई। कागज बनाने में चाइना ने कलीदी रोल अदा किया। मेरे सरकार ने इशारा फरमाया, इल्म हासिल करो अगर तुम्हें चाइना तक भी जाना पड़े। अब मैं आखिरी बात कहकर खत्म करना चाहता हूं अपनी गुफ्तगू को। हमारी जो माएं बहनें बैठी हुई हैं, मैं इनसे खास तौर से गुजारिश करता हूं कि आप अपनी बच्चियों को इस्लामी मजहबी तालीम से जरूर आगाह करें, उनको शिक्षा दिलाएं ताकि वो हलाल और हराम को समझ सके, पर्दे को समझ सके। पर्दा आपके लिए जरूरी है। और आज एक मर्ज पैदा हो गया है हमारी औरतों के अंदर। औरतों के लिए खास तौर से बात कहना चाहता हूं, अपने हसद के आग को बुझाने के लिए ये जादू सीखती हैं, डाइन बन जाती हैं। वक्ती जज्बे के तहत किसी को खत्म करने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए जादू सीखती हैं, डाइन बनती हैं।
ये क्या है? इस्लाम के अंदर ये बताया गया है कि जो औरत हो या मर्द जादू सीखता है तो वो इस्लाम से, धर्म से निकल जाता है, वो धर्म से निकल जाता है और मुर्तद हो जाता है, उसको आग में जलाया जाएगा, उसका ठिकाना जहन्नम है, जहन्नम में उसे जलना पड़ेगा जब तक वो तौबा ना कर ले। तो मर्द हो या औरत कभी भी किसी को खत्म करने के लिए जादू ना सीखे, टोना ना सीखे, वरना उससे जितने बच्चे पैदा होंगे वो सब हरामी पैदा होंगे, हरामियों नस्ल पैदा होंगे और जितना सिलसिला आगे बढ़ेगा सब हरामी बच्चे पैदा होंगे, क्योंकि इस्लाम से उसका रिश्ता कट जाएगा, वो मुसलमान नहीं रहेगा। इसलिए अपने आप को न देखे, अपने आने वाली नस्लों को देखे, ईमान पर खात्मे की दुआ करे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी गुफ्तगू को अंत करता हूँ, ख़त्म करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस पे अमल करेंगे और अपने मजहब के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपनी कौम के साथ, अपने मिल्लत के साथ वफादारी बरतेंगे। अल्लाह तबारक व तआला आज की इस सभा को, आज की इस जलसे अज़मत वालिदैन को कबूल फरमाए और वालिदैन की अज़मत उस वक्त तक समझ में नहीं आ सकती जब तक आपके पास शिक्षा न हो, तालीम न हो। जब तक आपके पास तालीम होगी तभी आप समझेंगे बड़ों का मकाम क्या है, छोटों पर शफ़क़त का मकाम क्या है, वालिदैन की अज़मत क्या है, माँ बाप की अज़मत क्या है। उसके बगैर अज़मत को भी नहीं समझ सकते। कपटौल के तमाम वासियों को शिक्षा के मैदान में आगे बढ़ने की जरूरत है और अल्हम्दुलिल्लाह राष्ट्रीय उलमा काउंसिल नेपाल, जिसने 3 साल की मुद्दत में नेपाल के अंदर एजुकेशन फील्ड में काफी वर्क किया है। नेपाल ओपन यूनिवर्सिटी में इस्लामिक स्टडीज एंड फिलॉसफी की क्लास अल्हम्दुलिल्लाह खुल चुकी है। पूरा एक डिपार्टमेंट हमारी कोशिशों से, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की कोशिशों से खुल चुका है। आप लोग उसमें एडमिशन लें और खास तौर से मुसलमानों की शिक्षा के लिए हमारी राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने बड़ा कदम उठाया। प्रदेश नंबर 5 में, लुम्बिनी प्रदेश में मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए वहां की गवर्नमेंट ने 31 बीघा जमीन पास किया है। कहिए सुभान अल्लाह। 31 बीघा जमीन ये हम लोगों की कोशिशों से, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की जिद्दोजहद से नेपाल की गवर्नमेंट ने पास किया है। अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की खिदमत को कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं फिर सब का दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना